हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो गाइज आज हम लोग जिनको जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं, वे पहले थे ही नहीं। वे सिर्फ और सिर्फ पहले किंगडम्स में डिवाइडेड थे, जिनका कि नाम था डचीज़ एंड कैंटन्स। और वहाँ के रूलर्स के पास बहुत सारे अपार शक्तियाँ थी और एक से एक नए नए टेरिटरीज थी। ठीक है, और जो हमारा ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंदर था, यानी कि निरंकुश जिनके पास पावर हो वैसे राजाओं के पास। ठीक है, और इन एम्पायर्स के अंदर एकदम अलग अलग टाइप्स के लोग रहते थे, जो कि खुद एक मतलब जिनमें कि यूनिटी नहीं था। वे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के थे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक एम्पायर है जो कि है हैब्सबर्ग एम्पायर। और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एम्पायर था। इसमें हमारा ऑस्ट्रिया, हंगरी, मतलब ये ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल करता था। इसमें डिफरेंट पीपल थे। इसमें शामिल था क्या क्या, टायरॉल, ऑस्ट्रिया एंड सडन सुडेनटेनलैंड एंड बोहीमिया भी था, जहाँ पर गाइज पहले से ही जर्मन स्पीकिंग का प्रीडोमिनेंट था, यानी कि जर्मन स्पीकिंग पीपल वहाँ पर ज़्यादा थे। और हैब्सबर्ग एम्पायर में इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थी, कहाँ की, लोम्बार्डी और वेनेटिया की। हंगेरी में गाइज 50% पॉपुलेशन मैग्यार भाषा को बोलते थे और 50% डायलेक्ट्स बोलते थे। गाइज डायलेक्ट्स का मतलब होता है रीजनल भाषा, जैसे कि मतलब जो घर के भाषा जिसको बोल सकते हैं। और गैलिसिया एक मतलब टेरिटरी होगा, जहाँ पर दोस्तों एरिस्टोक्रेसी जो था वो क्या कौन सा भाषा बोलता था, पॉलिश। जूते मारने वाला नहीं, एक भाषा का नाम है जिसका नाम है पॉलिश। और इन 3 डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा उन बाउंड्रीज़ के अंदर, यानी कि यूरोप के बाउंड्रीज़ के अंदर क्या क्या था, यूरोप के नॉर्थ में बोहीमियंस और स्लोवोकास था, यानी कि ऐसा नाम है वहाँ पर का। और कार्नियोला में स्लोवेनिस है, और साउथ में क्रोट्स है, और ईस्ट में ट्रांसवेलिनिया है। ठीक है, और तो गाइस हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने भी देखा कि मतलब यूरोप में एक से एक अलग अलग टाइप्स के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग थे, जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग मतलब उनका स्टाइल था लिविंग। तो ऐसे में उनके बीच यूनिटी नहीं थी, लेकिन उनके बीच बस सिर्फ एक ही चीज़ थी जो कि कॉमन थी, वो थी राजाओं के प्रति, यानी कि जो वहाँ पर के शासक थे उनके प्रति निष्ठा, जो कि कॉमन थी। ठीक है, तो भाई ऐसे यूरोप में नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया कहाँ से आया, चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक 2.1 स्टार्ट होता है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो गाइस देखिए, आप लोगों ने भी देखा कि जो सोशली और पॉलिटिकली, यानी कि सामाजिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से जो एरिस्टोक्रेसी था वो यूरोप में डोमिनेंट था, यानी कि वहाँ पर उसका ज़्यादा दबदबा था। और इन सब मतलब जो बहुत सारे जो एरिस्टोक्रेसी थे, वे लोग कैसे कनेक्टेड थे, वे लोग कनेक्टेड थे मतलब शादी करके कनेक्टेड थे, यानी कि उसकी राजकुमारी है तो इधर का राजकुमार से शादी कर लिया और फिर दोनों टेरिटरीज में हो गया दोस्ती, ये सब। ठीक है, और लेकिन गाइज यूरोप में जो एरिस्टोक्रेसी था वो पावरफुल तो था, लेकिन उनका नंबर जो था वो स्मॉल था। ठीक है, लेकिन और यूरोप का मेजोरिटी और पॉपुलेशन किसका था, पीजेंट्री का, यानी कि किसान का था ज़्यादातर वहाँ का पॉपुलेशन। और वेस्ट में जो ज़्यादातर लैंड था वो किराएदारों के द्वारा और छोटे मोटे मालिकों के द्वारा कल्टीवेशन किया गया था। ठीक है, और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो लैंड था वो किसके द्वारा किया जाता था, सर्फ्स के द्वारा, यानी कि जो गुलाम थे उनके द्वारा। और गाइस देखिए, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का और ट्रेड, यानी कि व्यापार का मतलब था ग्रोथ ऑफ टाउन्स, मतलब कि जो शहर हैं उनका ग्रोथ। और कमर्शियल क्लासेज, यानी कि जो मतलब सामान सब बेचते हैं, हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। तो गाइस आप लोगों को भी पता होगा, जब तक कि कोई कंपनी मतलब जैसे कि मान लो कोई कंपनी है अमेजॉन, और उससे आप लोग सामान खरीदोगे ही नहीं, हम लोग खरीदेंगे ही नहीं, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो फिर वो बंद ही हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे मतलब इंडस्ट्री स्टार्ट होगा और उसका कोई प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में ही जाएगा, और मार्केट में कोई सामान उसका खरीदेगा ही नहीं, तो फिर उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गाइज इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण जो था वो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में स्टार्ट हो गया था, लेकिन जर्मनी में और फ्रांस में ये 19th सेंचुरी के द्वारा हुआ। दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नए नए सोशल ग्रुप्स आने लगे। एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, यानी कि ऐसा पॉपुलेशन जो कि काम करेगा फैक्ट्रीज में, एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और इंडस्ट्रियलिस्ट आए, बिजनेसमैन आए। ठीक है, और दोस्तों सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में दिस ग्रुप्स वेयर स्मॉलर इन नंबर टिल द लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के लेट मतलब तक ये ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में काफ़ी ज़्यादा कम थे। और
जो नेशनलिज्म का मतलब नेशनलिज्म और एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस था। मतलब कि दोस्तों जो पढ़े लिखे वहाँ के मिडिल क्लासेस थे उनके बीच ही ये सब भावना जागी नेशनलिज्म की और वहाँ से पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया। टॉपिक 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। मतलब गाइस देखिए नेशनलिज्म तो समझ गए राष्ट्रवाद, लिबरल नेशनलिज्म क्या है चले पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए जो आइडियाज़ था अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप का वो लिबरलिज्म के मतलब लिबरलिज्म से कनेक्टेड था। ये लिबरलिज्म कहाँ से वर्ड आया है, लैटिन वर्ड है जो कि मतलब लिबर, यानी लिबर का मतलब फ्री, मतलब हाँ उस पर के ऊपर कोई शासन नहीं, ठीक है। और जो मिडिल क्लासेस थे जो कि नए नए आए थे उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, मतलब एक खुले पर्सन के लिए, मतलब एक अकेले पर्सन के लिए फ्रीडम और इक्वालिटी सबको मिलेगा लॉ के अनुसार। और मतलब कि और एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा जो कि सहमति पर बना हुआ होगा। और दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा जब फ्रेंच रेवोल्यूशन था तो लिबरलिज्म किस चीज़ के लिए स्टार्ट हुआ था, मतलब किस चीज़ को दर्शाता था, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि ऑटोक्रेसी समझ रहे हैं आप लोग, राजतंत्र का एंड और प्रिविलेजेस का एंड। और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगा जो कि एक सांसद के द्वारा होगा, ठीक है। तो गाइज अब देखिए पढ़ते हैं येट, यानी कि फिर भी इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिज नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। दोस्तों सफरेज का मतलब होता है द राइट टू वोट, मतलब आप लोग समझ सकते हो द राइट टू वोट मतलब क्या हुआ, ठीक है। मतलब कि दोस्तों लॉ डिड नॉट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, मतलब दोस्तों लिबरलिज्म तो आ गया लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सल सफरेज नहीं आया। गाइस आप लोगों को भी पता होगा कि जब फ्रांस में जो पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा लिबरल डेमोक्रेसी में, यानी कि दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन के से पहले दुनिया में कहीं पर भी कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। और आप लोगों को भी पता होगा कि वहाँ पर जो राइट टू वोट था, यानी कि वोट देने का, मतदान करने का जो अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को दिया गया था जो कि एक्टिव सिटीजन्स थे, ठीक है। और गरीब लोग जिनके पास प्रॉपर्टी ये सब नहीं है वो सारे अपने घर में रहो, कोई वोट नहीं देगा, ठीक है। और फिर आपको पता चला होगा कि जब जैकोबिन का गवर्नमेंट आया था तो फिर जितने भी मतलब लोग थे उनको वोट देने का अधिकार मिला था। लेकिन जैकोबिन के बाद आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर नेपोलियन का शासन आया था और नेपोलियन ने क्या किया, उसने सभी वुमेंस को, मतलब जितने भी औरतें हैं उनको वोट देने से मना कर दिया और फिर जितने भी गरीब लोग हैं उनको वोट देने से ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों पढ़ते हैं इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो इकोनॉमिक स्फेयर था यानी कि मतलब इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पर लिबरलिज्म का मतलब था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। दोस्तों पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, मतलब यहाँ से जा रहे हो तो वहाँ टैक्स दो, यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ टैक्स दो, तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो लिबरलिज्म मतलब कि दोस्तों पता है आपको यूनिटी होगा, और यूनिटी होगा तो दो टेरिटरीज एकदम कनेक्टेड हो जाएंगे जिससे कि कोई बिना मतलब का फालतू का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेते हैं एग्जांपल जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का, ठीक है गाइज। अब देखिए तो जर्मन स्पीकिंग में 39 स्टेट्स थे, यानी कि 39 वहाँ पर छोटे छोटे टेरिटरीज थे और यहाँ पर हर एक के पास इसका खुद का करेंसी था, खुद का वजन करने का स्टाइल, खुद का मापन करने का स्टाइल। और गाइज देखिए अगर आप एक मर्चेंट हैं, यानी कि अगर आप एक व्यापारी हैं 1833 में और आप हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहे हैं और अपने सामान को बेच रहे हैं, तो आपको 11 बैरियर्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा, यानी कि 11 रिस्ट्रिक्शन के थ्रू गुजरना पड़ेगा और आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा हर जगह। और दोस्तों मतलब समझ सकते हो कि बिना मतलब का ढेर सारा फालतू का खर्चा हो जा रहा है, ठीक है। और टैक्स कैसे देना पड़ता था, वजन पे, और सभी वजन अलग अलग थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन था, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग अभी कपड़े को नापते हैं मीटर में, तो वहाँ पर एक मतलब एक उसी था, मतलब एक नापने का स्टाइल जो कि था इले का मतलब समझ सकते हो कि वहाँ पर का एक नापने का यूनिट था, ठीक है। तो मतलब देखिए दोस्तों अगर आप एक कपड़ा लिए हैं 1 इले और आप उसको फ्रैंकफर्ट में जा करके बेचेंगे तो वहाँ पर 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ मिलेगा और मैंज में 55.1 सेंटीमीटर क्लॉथ मिलेगा, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर क्लॉथ मिलेगा और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर क्लॉथ मिलेगा। तो गाइस आप लोग भी समझ सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन भरे काम है, ठीक है। और ऐसा होगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। अब जैसे कोई देश है उसको बेचने में ही मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो रहा है, तो फिर वो बेचेगा कैसे, और नहीं बेचेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है। तो इन्हीं सब को देखने के लिए एक नया बनाया गया कमेटी, यानी कि एक नया पार्टी चीज़ बनाया गया जिसका कि नाम है जॉल वेरिन, ठीक है गाइज, जॉल वेरिन। और ये प्रशिया के द्वारा बनाया गया था और फिर जर्मन स्टेट से इसने जुड़े थे, ठीक है। और इसने क्या किया, जो हमारे पास 30 करेंसीज थी, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 30 तरह की करेंसी थी, उसको बस 2 करेंसी में चेंज कर दिया। और फिर यहाँ पर रेलवेज़ का स्टार्टिंग किया और एक यूनिफिकेशन किया, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।